Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in this session number 6 of chapter number 14 respiration in plants. प्रीवियस सेशन के अंदर आपको मैंने बताया था कि एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ग्लाइकोलिसिस के बाद अगर कोई साइकिल है तो वो साइकिल का नाम है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसको शॉर्ट में कभी कभार आप TCA साइकिल के नाम से भी जान सकते हो। सबसे पहले ये TCA साइकिल स्टार्ट कहाँ से होती है? तो आपको मैंने बताया था बिफोर एंटरिंग इनटू द TCA साइकिल पायरुविक एसिड के साथ ये पूरी रिएक्शन होती थी। तो वो रिएक्शन में क्या क्या था? CO2 रिमूव हुआ, मतलब उसे बोला गया था डीकार्बोक्सिलेशन। हाइड्रोजन रिमूव हुआ था, डिहाइड्रोजिनेशन। या तो उसे बोल सकते हैं उसका ऑक्सीडेशन। CO2 रिमूव हुआ था तो 2 कार्बन वाला एसीटेट यूनिट मिला था, उसको हमने फ्यूज कर दी थी कोएंजाइम ए के साथ, तो 2 कार्बन वाला कंपोनेंट बना था एसिटाइल कोएंजाइम ए। साथ साथ में जो रिमूव हुआ था हाइड्रोजन वो एक्सेप्ट किया था NAD+ ने, और एक मॉलिक्यूल मिला था NADH2 का। नाउ ये प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए एक एंजाइम यूज हुआ था जिसका नाम था पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। अब ये रिएक्शन TCA साइकिल के अंदर आपको कंसिडर नहीं करनी है, क्योंकि साइकिल का सिंपल मतलब क्या होता है कि जहाँ से वो स्टार्ट होती है कि भाई यहाँ से वो स्टार्ट हुई है तो कंप्लीट भी वहीं पे आके होगी, मतलब वो सर्कुलर मैनर में काम करेगी। इसलिए आपको ये रिएक्शन TCA साइकिल के अंदर कंसिडर नहीं करनी। बट जब पूरा एरोबिक रेस्पिरेशन पूछा जाता है देन यू हैव टू कंसिडर दिस स्टेप। पाइरुवेट का कन्वर्जन हो गया एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए कौन से साइकिल में जाने वाला? TCA साइकिल। प्रीवियस सेशन के अंदर मैंने बताया था कि एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है एक इंटरमीडिएट है जो किसको किसको लिंक करता है? ग्लाइकोलिसिस एज वेल एज TCA साइकिल। ग्लाइकोलिसिस और TCA साइकिल दोनों को जोड़ने वाला जो इंटरमीडिएट है 2 कार्बन का, उसे बोला जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। ओके, नाउ हम लोग स्टार्ट करते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए किसके साथ रिएक्ट करके TCA साइकिल चालू होता है। तो सबसे पहला स्टेप आपको दिया है TCA साइकिल स्टार्ट विथ condensation of acetyl group with oxaloacetic acid and water to yield a citric acid. In short, ये स्टेप के अंदर 2 कार्बन वाला एसिटाइल कोएंजाइम ए और 4 कार्बन वाला ऑक्जेलोएसिटिक एसिड दोनों को एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड करना है और उस टाइम पे कंडेंसेशन करना है। कंडेंसेशन का मतलब है वाटर का मॉलिक्यूल आपको क्या करना होगा? ऐड करना है। एसिटाइल कोएंजाइम ई ऑक्जेलोएसिटिक एसिड दोनों को आप जोड़ो, H2 का एक मॉलिक्यूल आप दे दो, तो बनने वाला कंपोनेंट कितने कार्बन का होगा? 6 कार्बन का, और वो कंपोनेंट का नाम है साइट्रिक एसिड। ओके, ये रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए यूज होने वाला एंजाइम। द रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय एंजाइम सिट्रेट सिंथेज एंड मॉलिक्यूल ऑफ कोएंजाइम ए इज रिलीज्ड। तो कोएंजाइम ए का जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ से रिलीज्ड हो जाएगा। सबसे पहला प्रोडक्ट TCA साइकिल के अंदर कौन सा बना है? साइट्रिक एसिड। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन ये साइकिल को कभी कभार आप साइट्रिक एसिड साइकिल के नाम से भी जान सकते हो। ये फर्स्ट स्टेप हुआ TCA साइकिल का। ओके, TCA साइकिल के अंदर का सेकेंड स्टेप देखने के लिए आपको दूसरा डायग्राम मैंने दिया है, जो ऑलरेडी आप लोगों को ये स्टेप बता दिया। पहला स्टेप 4 कार्बन वाला ऑक्जेलोएसिटिक एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम ए कंडेंसेशन किया, और सबसे पहला 6 कार्बन वाला प्रोडक्ट कौन सा मिला? साइट्रिक एसिड।
ओके, अब ये साइट्रिक एसिड के साथ कौन सा रिएक्शन होने वाला है? सो सिट्रेट इज देन आइसोमराइज्ड टू आइसोसिट्रेट। तो सिट्रिक एसिड का कन्वर्जन उसके आइसोसिट्रेट में होगा। पर आइसोसिट्रेट में होने से पहले एक रिएक्शन है कि सिट्रिक एसिड में से मैंने वाटर को रिमूव किया, हाइड्रेशन अगर मैं करता हूँ तो मुझे मिलता है सिस एकोनेटिक एसिड। अगेन मैं वाटर का मॉलिक्यूल फिर से दे देता हूँ तो बनना चाहिए क्या? ऑब्वियसली साइट्रिक एसिड। पर साइट्रिक एसिड का आइसोमर बनेगा और उसका नाम है आइसोसाइट्रिक एसिड। सो साइट्रिक एसिड आइसोसाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हुआ, मतलब ये प्रोसेस का नाम होता है आइसोमराइजेशन। एक H2O का मॉलिक्यूल निकला, फिर से एक हमने ऐड कर दिया तो बैलेंस हो गया। सो अभी भी कार्बन के नंबर आप देख सकते हो साइट्रिक एसिड के पास कितने हैं? 6। ओके, यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो कि भाई सीधा ही स्टेप आपको दे दिया। ओके, देन साइट्रिक एसिड के साथ या तो उसका जो आइसोमर है उसके साथ क्या होगा? सो इट इज फॉलोड बाय 2 सक्सेसिव स्टेप्स ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब आपको मैंने बताया है रिमूवल ऑफ CO2 to the formation of अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड एंड देन सक्सिनाइल कोएंजाइम E। अब आपको ये सीधा ही दे दिया गया है कि भाई सिट्रिक एसिड से सीधा क्या बन गया? अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। पर बीच में कौन कौन सी रिएक्शंस होती है वो मैं आपको ये साइकिल के अंदर डिटेल में बता दूँ। तो आइसोसाइट्रिक एसिड का हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, मतलब कौन सा प्रोसेस हुआ होगा? डिहाइड्रोजिनेशन और वी कैन से दैट ऑक्सीडेशन। तो जो H+ निकला कौन एक्सेप्ट करेगा? NAD, और एक मॉलिक्यूल हमें मिलेगा किसका? NADH2 का, और बनने वाले कंपोनेंट का नाम है ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड। ओके, देन ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड का फिर से मैं एक बार डीकार्बोक्सिलेशन कर रहा हूँ, मतलब आपको कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता हुआ दिख रहा है। सो 6 कार्बन थे ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड के पास, 5 कार्बन वाला कंपोनेंट मिलेगा अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, जिसके पास कार्बन के नंबर कितने हैं? 5। ओके, सो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के पास 5 कार्बन है। वो बनते बनते एक CO2 का मॉलिक्यूल निकला है और एक NADH2 का मॉलिक्यूल मिला। सो दोनों साइकिल सेम ही है, बट वो साइकिल थोड़ा सा डिटेल में। ओके, नाउ अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के साथ फिर से होने वाली प्रोसेस, तो फिर से उसके अंदर प्रोसेस कौन कौन सी होगी? तो एक तो CO2 रिमूव हुआ, मतलब डीकार्बोक्सिलेशन। तो आप सोच सकते हो 5 कार्बन थे, तो वो 5 में से 4 कार्बन वाला एक कंपोनेंट मिलेगा जिसका नाम है सक्सिनाइल कोएंजाइम E। साथ साथ में उसका डिहाइड्रोजिनेशन भी होता। सो डिहाइड्रोजिनेशन में जो H+ रिमूव हुआ है आर एक्सेप्टेड बाय NAD, दैट्स व्हाई वी गेट वन मोर मॉलिक्यूल ऑफ NADH2। सो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड सक्सिनाइल कोएंजाइम E के अंदर कन्वर्ट हुआ, 4 कार्बन वाला कंपोनेंट, उस बीच में एक CO2 रिमूव होगा और हाइड्रोजन जो रिमूव हुआ है उसको हम लोग NAD को दे देते, तो NADH2 का एक मॉलिक्यूल्स हम लोगों को मिलेगा। ओके, अब ये साइकिल देखो तो वो साइकिल के अंदर भी आपको ये एक NADH2 मिल गया है, एक CO2 का मॉलिक्यूल। तो यहाँ तक बीच में एक स्टेप होगा सक्सिनाइल कोएंजाइम E। अब वो सक्सिनाइल कोएंजाइम E का कन्वर्जन हम लोगों को करना है सक्सिनिक एसिड, जिसके पास भी कार्बन के नंबर 4 ही। पर जब ये स्टेप परफॉर्म होता तो ये स्टेप के टाइम पे आप अगर कंसिडर करो तो सबस्ट्रेट बेस्ड फॉस्फोराइलेशन से एक ATP का मॉलिक्यूल आप लोगों को मिलेगा, और वी कैन से दैट जो GTP ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट है उसका कन्वर्जन ग्वानोसाइन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर होगा। सो अल्टीमेटली एट प्रेजेंट वी हैव अ सक्सिनिक एसिड जिसके पास कार्बन के नंबर कितने हैं? 4। ओके, तो सक्सिनाइल कोएंजाइम E, देन आफ्टर सक्सिनिक एसिड तक के स्टेप आप लोगों को मैंने साइकिल के अंदर एक्सप्लेन किए। नाउ बाकी के स्टेप अगर आप लोग देखो तो बाकी के स्टेप में
अब सक्सिनिक एसिड का फिर से मैं क्या करने वाला हूँ, अब 2H प्लस लिखा हुआ है मतलब होगा उसका डिहाइड्रोजिनेशन, बट दिस टाइम 2H प्लस इज एक्सेप्टेड बाय FAD। तो FAD अगर 2H प्लस को एक्सेप्ट करेगा देन वी गेट अ 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2। नाउ FADH2 जैसे ही बन जाएगा तो सक्सिनिक एसिड का कन्वर्जन हो जाता है फ्यूमेरिक एसिड के अंदर। फ्यूमेरिक एसिड का कंडेंसेशन करेंगे, कंडेंसेशन मतलब वाटर का एक मॉलिक्यूल अगर आप ऐड करते हो देन वी गेट 4 कार्बन कंपाउंड, और वो कार्बन कंपाउंड का नाम है मैलिक एसिड। एंड लास्ट में मैलिक एसिड का अगेन एक बार करेंगे डिहाइड्रोजिनेशन, but this time 2H plus is accepted by NAD and we get a 1 molecule of NADH2 and finally we get a oxaloacetic acid जिसके पास कार्बन के नंबर कितने हैं, 4। तो ये 4 कार्बन वाला oxaloacetic acid अगर एक बार मिल गया तो कंटिन्यूसली साइकिल हमने जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं से फिर आके रुका। तो अब क्या होगा, तो अब oxaloacetic acid एंड एसिटाइल कोएंजाइम A दोनों जुड़ के फिर से क्या बनाएंगे, सिट्रिक एसिड, और इस तरह से कंटिन्यूसली ये साइकिल चलता रहता है। इवन आप यहाँ पे भी देखो तो भी वही है कि सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक के बाद सीधा मैलिक दे दिया है, एंड मैलिक एसिड के बाद है ऑक्जेलोएसिटिक एसिड, एंड फाइनली आपको साइकिल फिर से चलता हुआ दिखेगा जिसमें मिला है सिट्रिक एसिड। ओके, अब थियोरेटिकल पोर्शन आप देखो। सो बाकी के जो रिमेनिंग नंबर ऑफ स्टेप्स हैं ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल, कहाँ से कहाँ तक, तो भाई सक्सिनाइल कोएंजाइम A इज ऑक्सीडाइज्ड टू फाइनली ऑक्जेलोएसिटिक एसिड अलोंग द साइकिल टू कंटिन्यू। तो कंटिन्यूसली साइकिल को अगर हमें कंटिन्यू करके रखना हो तो सक्सिनाइल कोएंजाइम A का ऑक्सीडेशन होगा और फाइनली कौन सा स्टेप बनेगा, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड, 4 कार्बन और इसके साथ 2 कार्बन वाला एसिटाइल कोएंजाइम A अगर आप जोड़ दो तो फिर से सिट्रिक एसिड बनेगा और कंटिन्यूसली ये साइकिल चलता रहता है। सो ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम A टू सक्सिनिक एसिड, जब सक्सिनाइल कोएंजाइम A का कन्वर्जन सक्सिनिक एसिड में होता है, सो अ मॉलिक्यूल ऑफ GTP इज सिंथेसाइज्ड। अब आप साइकिल देखो तो वो साइकिल के अंदर आप लोगों को ये स्टेप दिया हुआ कि भाई जब सक्सिनाइल कोएंजाइम A सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होता है सो एक मॉलिक्यूल GTP का बनता है। अब GTP का एक मॉलिक्यूल आपको कंसिडर करना है इक्विवेलेंट टू दी ATP। तो एक सबस्ट्रेट दूसरे सबस्ट्रेट में कन्वर्ट होकर के जब ADP को फॉस्फेट ऐड करता है तो ऐसे फॉस्फोराइलेशन को क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेट बेस्ड फॉस्फोराइलेशन। So substrate based phosphorylation, कब, सक्सिनाइल कोएंजाइम A when convert to the succinic acid. So this is the substrate level phosphorylation. So in coupled reaction GTP convert होता है किसके अंदर, GDP के अंदर with simultaneously synthesis of ATP from ADP। अब वो आपको मैं दिखाता हूँ सेकेंड साइकिल के अंदर। तो कपल रिएक्शंस के अंदर, कपल रिएक्शन मतलब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से सक्सिनाइल कोएंजाइम A, सक्सिनाइल कोएंजाइम A से सक्सिनिक एसिड, तो उसमें आपको दिख रहा है कि GTP GDP प्लस PI में कन्वर्ट हो रहा है। साइमल्टेनियसली ADP प्लस PI आर कन्वर्टेड इनटू दी ATP। सो सब मिला जुला के आपको याद रखना है कि एक ATP सबस्ट्रेट बेस्ड फॉस्फोराइलेशन में आप लोगों को मिलेगा। ऑल्सो देयर आर 3 points in the cycle where NAD is reduced to NADH2 and 1 point where FAD is reduced to FADH2। लिसन, मैं ये बात कर रहा हूँ किसकी, साइकिल की। तो साइकिल की जब भी मैं बात करूँगा तो आप लोगों को क्या याद रखना है कि ये स्टेप कंसिडर नहीं करना है। तो NADH2 के मॉलिक्यूल अगर आप काउंट करो कि कितने कितने जनरेट हुए, तो पहला ये हुआ, दूसरा ये और ये तीसरा, तो 3 NADH2 हो गए और एक हो गया FADH2। तो साइकिल के अंदर 3 बार NADH2 मिला है और 1 बार आपको मिला FADH2। साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर अगर आप काउंट करो
तो कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर अगर साइकिल में काउंट करोगे तो आपको 2 बार मिलेगा, 1 एंड 2, बट तीसरा कार्बन का मॉलिक्यूल साइकिल के ऊपर वाले स्टेज में आपको मिला था। सो फाइनली हमारा तो काम वही था कि पायरुविक एसिड के पास जो 3 कार्बन है उनको कैसे भी करके ब्रेक करना है और 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स उसमें से क्या करने हैं, हमें जनरेट करना है। सो कंटिन्यूड ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए via the TCA cycle requires the continued replenishment of oxaloacetic acids is the first member of cycle। अब अगर आपको एसिटाइल कोएंजाइम ए का ऑक्सीडेशन कंटिन्यू करना हो देन TCA साइकिल को क्या बनाना पड़ता है, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। तो ये ऑक्जेलोएसिटिक एसिड मतलब आपको दिख रहा है साइकिल का पहला स्टेप होगा, और फाइनली हम लोगों ने पूरी साइकिल जब रन की तो उस टाइम पे ऑक्जेलोएसिटिक एसिड नाम का मॉलिक्यूल हम लोगों को मिला था। सो इन एडिशन इट ऑल्सो रिक्वायर्स रीजनरेशन ऑफ NAD+ एंड FAD+ फ्रॉम NADH एंड FADH2 रेस्पेक्टिवली, क्योंकि अगेन जो हाइड्रोजन रिमूव होंगे उसको NAD और FAD ही तो एक्सेप्ट करेंगे। सो NAD और FAD दोनों का रीजनरेशन भी करना, ये साइकिल को कंटिन्यू अगर करना हो तो उसकी एक प्राइम रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो आपको पूरा समरी दिया हुआ कि पायरुविक एसिड कितने कार्बन थे, 3 कार्बन, उसमें से कितने CO2 मिल गए, 3 CO2, 4 NAD। ये मैं पूरे एरोबिक रेस्पिरेशन का इक्वेशन दे रहा हूँ, इसलिए NAD मैंने कितने काउंट किए हैं, 4। अब 4 NAD किस में कन्वर्ट होंगे, 4 NADH2, 1 FAD कन्वर्ट टू दी FADH2, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ADP प्लस PI क्या मिला, 1 मॉलिक्यूल ATP का। प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। पर ये तो मैंने एक ही पायरुविक एसिड की बात की है, पर अगर मैं 2 पायरुविक एसिड की बात करूँ तो इक्वेशन होगा 2 पायरुविक एसिड प्लस 8 NAD प्लस 2 FAD प्लस 4 H2O प्लस 2 ADP प्लस 2 PI एंड देन हम लोगों को क्या मिलेगा, 6 CO2 प्लस 8 NADH2, 2 FADH2 and 2 molecule of ATP। So we have till now seen that glucose has been broken down। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसा हुआ, कंप्लीट। सो ग्लूकोज का अगर कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा देन आफ्टर हम लोगों को CO2 मिला। कितने CO2, तो आपको मैंने बताया 6, 8 molecules of NADH2, 2 molecules of FADH2 have been synthesized besides just 2 molecule of ATP in the TCA cycle। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि भाई सर आपने तो बोला था क्रैब साइकिल आप कर लो ATP बहुत ज़्यादा मिलेंगे, ये तो सर खाली 2 मिले। तो ग्लाइकोलिसिस के अगर आप 2 काउंट कर लो और इसके 2 काउंट कर लो तो 4 ATP हुए। तो अभी भी एरोबिक रेस्पिरेशन का एक लास्ट स्टेज हमें डिस्कस करना बाकी है जिसका नाम है ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा ATP जनरेट होगी। सो नेक्स्ट वन, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रेब्स साइकिल। सो अगर क्रेब्स साइकिल हो रहा देन इट प्रोवाइड अ पाथवे फॉर कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। कंप्लीट वर्ड है, अगर क्रेब्स साइकिल नहीं होता तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता नो डाउट, बट इनकम्प्लीट। अब अगर कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा देन क्रेब्स साइकिल प्रोवाइड द मेन पाथवे फॉर सिंथेसिस ऑफ लॉट्स ऑफ ATP। बहुत ही ज़्यादा अगर आपको ATP बनानी देन कंपल्सरी क्रेब्स साइकिल परफॉर्म करना है। नंबर 3, वेरियस कार्बन कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म ड्यूरिंग दिस साइकिल। वेरियस कार्बन कॉम्प्लेक्सेस मतलब कौन कौन से, तो अगर आप साइकिल देखो तो साइकिल के अंदर ये जितने भी नाम दिख रहे हैं, सिट्रिक एसिड, सिस एकोनिटिक, आइसोसिट्रिक, ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक, मैलिक, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड, ये सभी कार्बन कंटेनिंग कंपोनेंट जो भी है प्रोवाइड नेसेसरी कंपोनेंट फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द सेल। ये भाई सेल का ग्रोथ और मेंटेनेंस करना हो तो ये कार्बन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्सेस सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। Even these components are also utilized in the synthesis of substances like amino acids, nucleotides, fats, chlorophyll, cytochrome।
तो ऐसे सभी सब्सटेंसेस को बनाने के लिए रॉ मटेरियल का यूटिलाइजेशन ये कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में से हम लोग ले सकते हैं। नाउ ये साइकिल का नाम साइट्रिक एसिड क्यों है आपको पता चल गया, क्रेब्स क्यों है आपको पता चल गया, साइकिल का नाम एक और है TCA साइकिल। तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड्स, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं एसोसिएटेड विद दिस साइकिल, ये साइकिल के साथ एसोसिएट जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स है विच पजेज द 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, उनके पास 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ज़्यादातर। एंड सो दिस साइकिल इज ऑल्सो नोन एज द TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। नाउ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर ये प्रोसेस होने के पीछे का रीज़न तो वहाँ पे उसके लिए एंजाइम्स होंगे। सो ऑल दी एंजाइम्स, उसके रिएक्टेंट्स, उसके इंटरमीडिएट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ TCA साइकिल ऑल्सो आर फाउंड इन द एक्वियस सोल्यूशन इन द मैट्रिक्स। ज़्यादातर सभी के सभी प्रोडक्ट मैट्रिक्स के अंदर ही अवेलेबल है एक्सेप्ट वन, और वो एंजाइम का नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, जिसको बोला था माइटोकॉन्ड्रियल मार्कर एंजाइम। और ये माइटोकॉन्ड्रियल मार्कर एंजाइम कहाँ पे होता है, विच इज़ लोकेटेड इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। बाकी इसको छोड़ दो तो बाकी के एंजाइम, रिएक्टेंट, इंटरमीडिएट, प्रोडक्ट सभी के सभी आपको एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ मैट्रिक्स के अंदर ही मिलेगा। सो दिस ऑल आर रिलेटेड विद द TCA cycle, or we can say that Krebs cycle or citric acid cycle. Thank you very much. Jai Hind.